अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 3.4 है और उसमें हम सिंपल रैशनल फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के लेसन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो जी इस लेसन में हम सबसे पहले तो कवर करेंगे कि रैशनल फंक्शन क्या है। फिर रैशनल फंक्शन के हिसाब से जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अजमटोज कैलकुलेट करेंगे। फिर लिमिट अप्रोच टेस्ट जो है वो किस तरह से काम करती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर रैशनल फंक्शन की कनकेविटी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोकल मिन और लोकल मैक्स भी रैशनल फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी कैलकुलेट करेंगे। और आखिर में हम जो है ना रैशनल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है उसको कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, वन बाय वन हर पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज़ द रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A rational function is a rational function is a function that can be written that can be written is the fraction of two polynomial, as the fraction of two polynomials। यानी रैशनल फंक्शन वो फंक्शन है जिससे हम दो पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शंस की सूरत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जो क्यू एक्स पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पी एक्स एंड क्यू एक्स ये दोनों की दोनों पॉलिनोमियल्स हैं और कंडीशन हमारे पास हमने समझ ली है कि जो क्यू एक्स है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा कुछ एग्जांपल देख लें इसके। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 1। अच्छा, अगर गौर करें तो ये जो है ये भी पॉलिनोमियल है, यानी आपका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी पॉलिनोमियल है। तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल हो तो ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन कहलाएगा रैशनल फंक्शन। हमने पहले पॉइंट को समझ लिया कि व्हाट इज़ द रैशनल फंक्शन। अब हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल अजमटोज क्या होता है और फिर रैशनल फंक्शन का हॉरिजॉन्टल अजमटोज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज पहले डिफाइन कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज कहते किसको हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है that a function approaches is x becomes very large। पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव साइड से, लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड से हो या पॉजिटिव साइड से हो, उस वक्त फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा, जिस लाइन को अप्रोच करेगा, वो वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज कहलाएगी। चलें जी, अब हमें एक रैशनल फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज किस तरह से निकालते हैं उसका तरीक़ेकार समझते हैं। हाउ टू फाइंड the horizontal asymptote of a rational function। असल में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की डिग्री देखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमें ये फंक्शन मिला हुआ है, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है और ये हमारी दूसरी पॉलिनोमियल है। ये जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है ये कहलाएगी न्यूमरेटर और ये जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है ये कहलाएगी डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है और ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो जाहिर है इनकी कोई ना कोई डिग्री भी होगी। सपोज करो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो हम कहते हैं n को, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर चलें उसको हम नाम दे देते हैं d। अब ये जो डिग्रीज हैं ये आपस में बराबर हैं, कौन सी डिग्री बड़ी है कौन सी डिग्री छोटी है, उसी के हिसाब से जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोज का पता चलता है। देखें, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर फाइंडिंग horizontal asymptotes। कंडीशन नंबर 1, अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से,
तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल अजमटोज होगा वो 0 के बराबर होगा। वो 0 के बराबर होगा, यानी y इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है, ये है 2x³ - 5 और ये है x⁴ - 2। अच्छा, अगर थोड़ा सा नोट करें, इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो है 3 और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो है 5। अब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इस सूरत में जो हमारा हॉरिजॉन्टल अजमटोज होगा ना, वो y के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर होगा। दूसरे लफ्ज़ों में समझें, चलें मैं ये रेड कलर से इसका हॉरिजॉन्टल अजमटोज बना देता हूँ। ये इस 0 पॉइंट से क्रॉस करता हुआ गुजरेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल अजमटोज होगा जो कि y इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई। अच्छा जी, अब कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जब दोनों डिग्रीज आपस में बराबर हो, यानी n इज इक्वल टू d के, डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो दोनों के दोनों बराबर हों। इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में जो हॉरिजॉन्टल अजमटोज होगा वो बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, बल्कि मैं इधर थोड़ा क्लियर करूं, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमें फंक्शन मिला हुआ है (5x³ डिवाइडेड बाय 2x³ - 4। चलें, इसमें मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डिग्री है, यानी जो मैक्सिमम पावर है, वो 3 है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में समझें, जो इसकी डिग्री है न्यूमरेटर की, वो भी 3 है और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो भी 3 है, यानी डिग्रीज दोनों बराबर है। अच्छा, जब दोनों डिग्रीज बराबर हो जाएंगी उस वक्त हम हॉरिजॉन्टल अजमटोज लेने के लिए क्या करेंगे? जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, मिसाल के तौर पर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 5 है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, जस्ट इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये 2.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो 2.5 है, यही जो है इसका हॉरिजॉन्टल अजमटोज होगा। अच्छा, अब कंडीशन नंबर 3 देख लें।
जब आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस, उस सूरत में आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस नहीं होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपके लिए। मिसाल अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये समझ लें ज़ीरो वाली लाइन है, ज़ीरो पॉइंट है, तो ये y की वैल्यू 1 हो गई, ये y की वैल्यू 2 हो गई, ये y की वैल्यू 3 हो गई। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस होगा वो क्योंकि 2.5 के बराबर है, तो 2.5 ऑलमोस्ट यहाँ होगी, तो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस यहाँ से गुजरेगा, यानी 2.5 से गुजरेगा। अच्छा जी, कंडीशन नंबर 3 थी कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो तो कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस होगा ही नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लें, मैं यहाँ लिखता हूँ 5x4 डिवाइडेड बाय 4x3। आप देखें यहाँ पर जो मेरे पास न्यूमरेटर की डिग्री है वो 4 है, और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 3 है। और अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं तो n इज़ ग्रेटर देन d, यानी न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। इस सूरत में इसका कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस नहीं होगा, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस। अच्छा, फाइनल कंडीशन, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री +1 के, दूसरे लफ्ज़ में समझें कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से 1 ज़्यादा है। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको दूर कर दूं कन्फ्यूज़न को, ये 5 कर देता हूँ मैं, ताकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आए वो 1 से ज़्यादा है। ये कंडीशन नंबर 4 देख लें, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री में 1 का फ़र्क हो, यानी एग्जांपल देख लें इस तरह हो, f(x) इज इक्वल टू x⁴ x⁴। आप देखें डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 3 है। अगर गौर करें तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से 1 ज़्यादा है, वेरीफाई कर लें, ये 4 है और ये 3 + 1 के बराबर है, यानी 1 ज़्यादा। इस सूरत में जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस आएगा वो ऊपर वाली पॉलिनोमियल को नीचे वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करने से जो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, y इज इक्वल टू x⁴ डिवाइडेड बाय x3। अब क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 ज़्यादा है, ये एक कम है ये एक ज़्यादा, इस सूरत में हमारे पास इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर आता है x। ये एक लाइन इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है। ऑलमोस्ट ये जो हमारे पास आएगी लाइन वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी ओब्लिक बनेगी, स्लांटिंग लाइन बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस जो होगा वो हमारे पास ओब्लिक बनेगा
या स्लांटिंग बनेगा। चलें जी, हमने अभी दूसरा पॉइंट भी कवर कर दिया कि हॉरिजॉन्टल अजमटोज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दो पॉइंट हमने कवर कर लिए। हमने समझ लिया रैशनल फंक्शन क्या है, साथ में हमने ये भी समझ लिया कि हॉरिजॉन्टल अजमटोज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसकी चार कंडीशंस थी, चार कंडीशंस मैंने आपको समझा दी हैं। कोई सवाल है तो बेशक आप कर सकते हैं। अब हम इसके तीसरे पॉइंट को कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड द वर्टिकल अजमटोज ऑफ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के वर्टिकल अजमटोज को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले देखें, इस पॉइंट में हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द वर्टिकल अजमटोज ऑफ ए रैशनल फंक्शन। तो उससे पहले तो हम ये देख लें कि वर्टिकल अजमटोज होता क्या है। वर्टिकल अजमटोज यूँ समझ लें कि एक वर्टिकल लाइन है फॉर विच द फंक्शन इज अनडिफाइंड, यानी वो वर्टिकल लाइन जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए उसको हम वर्टिकल अजमटोज कहेंगे। यानी वर्टिकल अजमटोज क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल लाइन for which the function is undefined। यानी ये एक ऐसी वर्टिकल लाइन होगी जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचें, हमने रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये फ्रैक्शन है दो पॉलिनोमियल्स का। साथ में हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी कि जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। यानी ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो उसके लिए ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो वो तमाम तर वैल्यूज़ जिनके लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। और जहाँ जहाँ फंक्शन जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, जो जो पॉइंट उसमें शामिल होंगे वो वर्टिकल लाइन बनाएगा। वो वर्टिकल लाइन उस पॉइंट से गुजरेगी और उसी वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल अजमटोज। चले, मैं आपको थोड़े से इसके स्टेप समझा देता हूँ कि हम वर्टिकल अजमटोज फाइंड करने के लिए किस तरह के स्टेप करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें एक रैशनल फंक्शन मिला हुआ है और हमें उस रैशनल फंक्शन के वर्टिकल अजमटोज फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, हमें एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसको ज़ीरो के बराबर सेट कर दें। फॉर वर्टिकल अजमटोज फाइंड करने के लिए पहला काम ये करें कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो के बराबर सेट कर दें। मिसाल के तौर पर ये डिनोमिनेटर मेरा x-3 था, मैंने इसको ज़ीरो के बराबर सेट कर दिया। दूसरा स्टेप ये है कि इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, सॉल्व फॉर x। अगर मैं से x की वैल्यू निकालता हूं तो x इज इक्वल टू 3 आता है और यही मेरा वर्टिकल अजमटोज होगा। अच्छा, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। कभी कभी हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में आ जाती है
या डिग्री 1 से ज़्यादा होती है, ऐसी सूरत में हमें फंक्शन जो है ना डिनोमिनेटर के फैक्टर लेने पड़ते हैं। चलें एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अब देखें तो यहाँ पर ये सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल्स नहीं है, यानी एक डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स नहीं है। ऐसी सूरत में आप पहले तो इस फंक्शन के फैक्टर ले लें, यानी पहला स्टेप करें कि आप इसको फैक्टराइज कर दें। तो अगर मैं इसके फैक्टर लेता हूं तो यहां पर आ जाएंगे मेरे पास x प्लस 1 और इधर आ जाएगा x माइनस 1। ये फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 2। अगर कोई फैक्टर कैंसल आउट होता है उसे कैंसिल करें, लेकिन नोट करें यहां पर कोई फैक्टर कैंसल आउट नहीं होता। फैक्टराइज करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करें, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दें। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर मिला हुआ है ये इसको 0 के बराबर कर दें, यानी x प्लस 2 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब जाहिर है इसमें दो फैक्टर हैं तो दोनों को अलग अलग हल कर दें, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलग कर दें या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अलग कर दें। अच्छा, यहां पर देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है और यहां पर देखें तो x इज इक्वल टू प्लस 2 आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास वर्टिकल अजमटोज एक नहीं बल्कि दो आ रहे हैं, यानी वर्टिकल अजमटोज हमारे पास दो हैं, एक है माइनस 2 और एक है प्लस का 2। अच्छा, तीसरी कंडीशन भी आ सकती है जब फैक्टर लेने के बाद डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में से कुछ फैक्टर कैंसल आउट हो जाए। चलें वो वाली एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 अपान में x माइनस 2 x माइनस 3। अच्छा, अब यहां पर नोट करें, ये फैक्टराइज मैंने पहले कर दिया। अब यहां पर नोट करें कि इनमें से एक फैक्टर कैंसल आउट हो रहा है। ये वाला फैक्टर देखें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में कैंसल आउट हो रहा है। अच्छा, अगर कैंसल आउट हो रहा है ना तो ये वर्टिकल अजमटोज में इस्तेमाल नहीं होगा। जो फैक्टर कैंसल आउट होंगे वो हमें होल बताएंगे, यानी कैंसल्ड आउट फैक्टर डिटरमिन्स द होल। जो फैक्टर कैंसल आउट हो जाए वो हमें होल बताएंगे। यानी अब ये वाला फैक्टर कैंसल आउट हो गया है, डिनोमिनेटर का मैं उठा लेता हूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अच्छा, याद रखिएगा ये जो x इज इक्वल टू 2 है ये वर्टिकल अजमटोज नहीं है, यानी यहां पर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो होगी जिसमें फैक्टर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाए। यहां पर फैक्टर एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया ना, ये होल आया है, यानी ये वाली वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं होगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो डोमेन में शामिल होंगी। अच्छा, जो फैक्टर कैंसल आउट नहीं हो रहे ना वो हमारा वर्टिकल अजमटोज बताएंगे। पहले होल देख लें उन फैक्टर्स की मदद से जो कैंसल आउट हो गए। अब जो कैंसल आउट नहीं हुआ फैक्टर, मिसाल हमारे पास x माइनस 3 कैंसल आउट नहीं हुआ, तो द फैक्टर्स
विच आर नॉट कैंसल्ड आउट, वो फैक्टर्स जो कैंसल आउट नहीं हुए। अब कौन से फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है ये कैंसल आउट नहीं हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला उठाना है और ये जो न्यूमरेटर वाला है ये नहीं उठाना है, सिर्फ ये उठाना है। तो हम क्या करेंगे, असूल वही है, डिनोमिनेटर को सेट करें 0 के बराबर, यानी x माइनस 3 को सेट करें 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा वर्टिकल अजम्पटोज का। थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर दूं, तो वर्टिकल अजम्पटोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा सिचुएशन के फैक्टर लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो फैक्टर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया, ये एक सिंपल सा फंक्शन था और इसमें फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर किया और उसमें से x की वैल्यू ले ली, ये वर्टिकल अजम्पटोज हो गया। और दूसरी कंडीशन तब आई जब फैक्टर लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें न्यूमरेटर के भी फैक्टर लेने हैं और डिनोमिनेटर के, दोनों के फैक्टर लिए, कटिंग कोई नहीं हुआ, इसमें कैंसल आउट कोई नहीं हुआ। अच्छा, अगर कैंसल आउट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर कर दें। 0 के बराबर करने के बाद हर एक फैक्टर में से x की वैल्यू ले लें। इस फैक्टर में से x की वैल्यू -2i, इस फैक्टर में से x की वैल्यू +2i, और यही हमारा वर्टिकल अजम्पटोज होगा। अच्छा, तीसरी सिचुएशन कब आती है, जब आपने फैक्टर लिए, फैक्टर के बाद कुछ कटिंग हो रहे हैं, फैक्टर कैंसल आउट हो रहे हैं। अगर कुछ फैक्टर कैंसल आउट हो रहे हैं ना, तो जो फैक्टर कैंसल आउट हो रहा है वो फैक्टर हमें होल्स की इंफॉर्मेशन देगा। तो डिनोमिनेटर में से वो फैक्टर 0 के बराबर कर दें जो कैंसल आउट हो रहा है। जैसे x माइनस 2 कैंसल आउट हो रहा था, इसे 0 के बराबर कर दिया और उससे वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 जो कि होल है। और जो कैंसल आउट नहीं होंगे उनके डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर कर दो, तो आपको वर्टिकल अजम्पटोज मिल जाएगा। जैसे x माइनस 3 कैंसल आउट नहीं हुआ, इसे हमें वर्टिकल अजम्पटोज मिल गया। अब हमने वर्टिकल अजम्पटोज भी फाइंड आउट कर लिए है। चलें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमें क्या करना है। चलें जी, 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। रैशनल फंक्शन क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल अजम्पटोज कैसे लेते हैं, हमने अभी अभी समझ लिया। इसका वर्टिकल अजम्पटोज कैसे लेते हैं, उसकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम लिमिट अप्रोच देखेंगे कि हमें हॉरिजॉन्टल फंक्शन या वर्टिकल फंक्शन लेते वक्त, हॉरिजॉन्टल अजम्पटोज या वर्टिकल अजम्पटोज लेते वक्त जो है लिमिट की मदद से हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल अजम्पटोज या वर्टिकल अजम्पटोज को। चलें जी, सबसे पहले हम समझेंगे वर्टिकल अजम्पटोज लिमिट डेफिनेशन क्या है। लेट x इज इक्वल टू a, ये हमारा वर्टिकल अजम्पटोज है। और फंक्शन है हमारे पास कोई f(x) और उसका वर्टिकल अजम्पटोज है a के बराबर, यानी x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास जो लिमिट डेफिनेशन है उसके मुताबिक लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड लिमिट ऑफ a, then function approaches to पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। या दूसरे लफ्जों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट साइड लिमिट ऑफ a, then function approaches to पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी जब जब x की वैल्यू वर्टिकल अजम्पटोज यानी a की वैल्यू के करीब पहुंचेगी, चाहे वो राइट साइड से पहुंचे चाहे वो लेफ्ट साइड से पहुंचे,
आपके जो फंक्शन की वैल्यू होगी, दूसरे लफ्ज़ों में समझें जो y की वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। चलें अब एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमें जो फंक्शन मिला हुआ है वो मिला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन जो हमने लिमिट वर्टिकल असिम्प्टोस के लिए लिमिट की जो डेफिनेशन सीखी वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये 3 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये देखें, ये डिनोमिनेटर में से x की वैल्यू ले रहा हूँ, इसको मैंने 0 के बराबर किया तो मेरे पास जो वर्टिकल असिम्प्टोस आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब अगर वर्टिकल असिम्प्टोस मेरे पास 3 आ रहा है तो मैं इसकी दो लिमिट्स पे चेक करूंगा। पहले इसकी लिमिट चेक करूंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड और यहां पर मैं लिखूंगा एफ एक्स, और दूसरी लिमिट में चेक करूंगा एक्स फ्रॉम राइट साइड और इस फंक्शन की लिमिट। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखता हूं x की जो कि लेफ्ट साइड से आ रही है, चले मैं इसको ग्राफ की सूरत में थोड़ा सा समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारा वर्टिकल असिम्प्टोस है 0.3 पर। अब अगर आप लेफ्ट साइड से इसके करीब, यानी x की वैल्यू लेफ्ट साइड से इसके करीब करीब आ रही है, तो ये जो है फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगी। यानी ये इस तरफ जा सकता है ऐसे, या फिर ये ऐसे भी जा सकता है ऐसे। यानी जैसे जैसे वो 3 के करीब आ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, अगर आप यहाँ से अप्रोच करें x के करीब तो भी फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए। अच्छा, ये डिपेंड करेगा जो है वो फंक्शन की वैल्यू पर। अभी मैंने इसका ग्राफ नहीं बनाया, जस्ट आपको आइडिया दिया है कि जो लिमिट डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि जब x की वैल्यू वर्टिकल असिम्प्टोस के करीब पहुंचती है तो फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप राइट साइड से आते हैं तब भी ऐसा ही होता है, x की वैल्यू या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं इधर 3 की बिल्कुल कोई करीब करीब वैल्यू रखता हूं, जो 3 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू हो x की जगह पर। मैं आपको चेक करा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड है, यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो लेफ्ट साइड से इसकी तरफ आएगी वो तकरीबन आएगी, समझे, मैं लिख देता हूँ 2.999 और मैं माइनस कर देता हूँ 3 से। अच्छा, अब अगर मैं इसे माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा और अपान में वैल्यू आ जाएगी, मैं इसे माइनस कर देता हूँ 2.999, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 0.0। अच्छा, अब देखें, अगर ये पॉइंट ख़त्म करूं तो 1000। मकसद कहने का ये है कि ये जैसे जैसे 3 के करीब वैल्यू आ रही है, ये देखें वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 1 से ये 1000 के करीब पहुंच गई है। अब अगर जाहिर है मैं इसके और करीब करता चला जाऊंगा तो ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी, ये 3 तक तो जाएगी नहीं क्योंकि 3 वर्टिकल असिम्प्टोस है। और अगर मैं 3 के करीब करता जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इस फंक्शन में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी।
अच्छा अब देखें, अगर मैं यहाँ से लेकर आता वैल्यू को, राइट साइड से वैल्यू को लेकर आता, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसी फंक्शन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 और इस एक्स की वैल्यू मैं कर देता हूँ, ये बिल्कुल इसके करीब करीब वाली वैल्यू लेता हूँ जो कि बन जाती है 3.0001 और प्लस में ये -3। अच्छा अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं तो मेरे पास 1/0.0001 ये आंसर आ जाता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ये आंसर आ रहा है। मतलब ये वैल्यू x की वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड से 3 के करीब आ रही है तो ये देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू मूव कर रही है। तो ये हमने समझ ली वर्टिकल असमटोज की लिमिट डेफिनेशन के हिसाब से जो है वो किस तरह से अप्रोच होती है वो हमने समझ ली। अच्छा जी, हम अब समझेंगे हॉरिजॉन्टल असमटोज लिमिट डेफिनेशन। हॉरिजॉन्टल असमटोज लिमिट डेफिनेशन हमें ये बताती है, फर्ज करो लेट y इज इक्वल टू l, ये जो l है ये हमारा हॉरिजॉन्टल असमटोज है। ये वैल्यू हमें कब अचीव होगी? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अच्छा वर्टिकल असमटोज में फर्क था, x की वैल्यू वर्टिकल असमटोज की तरफ मूव कर रही थी तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है कि जब x की वैल्यू, यानी मैं लिख भी देता हूं लिमिट x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल असमटोज की तरफ अप्रोच करेगी। या x की वैल्यू अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल असमटोज की तरफ अप्रोच करेगी। चलें एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक फंक्शन मिला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 3। अच्छा अब हमने इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल असमटोज लेना है, लेकिन इस डेफिनेशन की मदद से हॉरिजॉन्टल असमटोज लेना है लेकिन इस डेफिनेशन की मदद से। जैसे वैसे हम इसका पहले एक तरीक़ेकार पढ़ चुके हैं कि अगर डिग्रीज आपस में बराबर होंगी तो कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दें। तो वैसे मुझे इसका ज़बानी पता है कि इसका हॉरिजॉन्टल असमटोज 2 के बराबर आएगा, जो हम पीछे इसके रूल्स पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने इसको फाइंड करना है लिमिट डेफिनेशन के मुताबिक। अब लिमिट डेफिनेशन के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि जब लिमिट अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। सॉरी, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल असमटोज की तरफ अप्रोच करेगी। चले मैं इसको लिख भी देता हूं। अब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लें। आप जो इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे वही आपका हॉरिजॉन्टल असमटोज होगा, वही आपका हॉरिजॉन्टल असमटोज होगा। अब लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहां पर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
इस सूरत में तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी लिमिट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं इस हिस्से को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं यहां लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये एक्स स्क्वायर जाहिर इन दोनों के नीचे होगा, तो मैं इसको इसके नीचे भी लिख देता हूँ, इसके नीचे भी लिख देता हूँ, और 1/x स्क्वायर के नीचे भी लिख देता हूँ, और इसको भी हल कर देता हूँ एक्स स्क्वायर अपान एस स्क्वायर, और प्लस कर देता हूँ 3/x स्क्वायर। अच्छा, नोट करें तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो रहा है, तो इसकी जो लिमिट बन रही है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 + 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 3/x स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, यानी लिमिट अप्लाई करने का मतलब है x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं, अप्लाइंग लिमिट, अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी और 1 + 3/इन्फिनिटी का स्क्वायर। लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें, आंसर 0 आता है, यानी ये 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। इसे हल करें तो देखें 2 आंसर आ रहा है। जो हमने शुरू में इसका ओरल हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोज निकाला था, एग्जैक्टली सेम हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोज हमारे पास आ गया डेफिनेशन के हिसाब से, लिमिट डेफिनेशन के हिसाब से। यानी लिमिट डेफिनेशन के हिसाब से भी आप हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोज कैलकुलेट कर सकते हैं, या शुरू में जो मैंने 3 रूल्स बताए उनके हिसाब से भी आप हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकल असिम्प्टोज भी आप लिमिट डेफिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलें जी, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। चलें जी, हमने ये पॉइंट भी समझ लिया कि हम लिमिट डेफिनेशन की मदद से हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोज और वर्टिकल असिम्प्टोज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए अब तक। अच्छा, अब है फाइंडिंग कनकेविटी। एक रैशनल फंक्शन की कनकेविटी कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। चले तो अभी कनकेविटी फाइंड करने का जो तरीक़ेकार है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कनकेविटी क्या है। कनकेविटी हमें बताती है कि हाउ अ ग्राफ बेंड्स, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछले लेक्चर में, और हम ये भी जानते हैं कि ग्राफ जो कि ऊपर की तरफ खुलता है तो हम कहते हैं ये वाला ग्राफ जो होता है ये कनकेव अप होता है, और जो ग्राफ ऐसे बॉटम की तरफ खुलता है तो हम कहते हैं ये वाला जो ग्राफ है ये कनकेव डाउन होता है। अब अगर हमें एक रैशनल फंक्शन मिला हो और रैशनल फंक्शन की मदद से हम किस तरह से जो है वो कनकेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, कनकेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं।
rules for finding concavity. कनकेविटी फाइंड करने के जो रूल्स हैं उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ग्राफ हमारा कनकेव अप होगा। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हमारा ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउन होगा। और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी यहाँ पर कनकेविटी नहीं होगी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। या हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए किसी भी पॉइंट पर तो भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। चलें जी, इसकी मज़ीद वजाहत हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बाकी जो इस लेसन के पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।